दूसरे की पत्नी को ब्लैकमेल करके उससे जबरन अवैध संबंध स्थापित करना जान पर भारी पड़ गया। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं उपेश कुमार कुम्हरिया टीवी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए इस वारदात के बारे में हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ जानते हैं। पूनम का मूड सुबह से ही ठीक नहीं था। बच्चों को स्कूल भेजने का भी उसका मन नहीं हो रहा था, पर बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी था, इसलिए किसी तरह उसने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया। पूनम के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी परेशानी किससे कहे। वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। पूनम का मूड खराब देखकर उसके पति विनय ने हंसते हुए पूछा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, आखिर बात क्या है? पूनम ने पलकें उठाकर पति को देखा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर इस तरह रोने लगी जैसे गहरे सदमे में हो। विनय ने करीब आकर उसे सीने से लगा लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या हुआ पूनम, तुम मुझसे नाराज हो क्या? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई? पूनम सुबकते हुए बोली, नहीं। तो फिर क्या बात है जो तुम इस तरह रो रही हो? विनय ने हमदर्दी दिखाई। पति का प्यार मिलते ही पूनम ने मोबाइल की ओर इशारा करके सुबकते हुए बोली, मेरी परेशानी का कारण यह मोबाइल है। विनय ने हैरत से एक नज़र मेज पर रखे मोबाइल फोन पर डाली, उसके बाद पत्नी से मुखातिब हुआ, मैं समझा नहीं, इस मोबाइल से तुम्हारी परेशानी का क्या संबंध है? साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? पूनम मेज से मोबाइल उठाकर पति के हाथ में देते हुए बोली, आप खुद ही देख लो, इसके मैसेज बॉक्स में क्या लिखा है। विनय की उत्सुकता बढ़ गई। उसने फटाफट फोन के मैसेज का इनबॉक्स खोलकर देखा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर एक साथ कई रंग आए गए। मैसेज में लिखा था, मेरी जान, तुमने मुझे अपने रूप का दीवाना बना दिया है। मैंने जब से तुम्हें देखा है चैन से जी नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हें जब भी विनय के साथ देखता हूं मेरा खून खौल जाता है। आखिर तुम उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हो? मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी है। मैसेज पढ़कर विनय को गुस्सा आ गया। फोन को मेज पर रखकर उसने पत्नी से कहा, ये सब क्या है? मैं कुछ नहीं जानती, पूनम दबी जुबान से बोली। विनय कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने पत्नी की आंखें में झांका। उसे लगा कि पत्नी सच बोल रही है, क्योंकि अगर वह उसके साथ गेम खेल रही होती तो इस तरह परेशानी और रुआंसी नहीं होती। उसे लगा कि वाकई कोई उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के कल्याणपुर थाने का एक मोहल्ला है शारदानगर। इसी मोहल्ले के इंद्रपुरी में विनय झा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका अपना आलीशान मकान था जिसमें सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं। उसका हौजरी का व्यवसाय था। इससे उसे अच्छी खासी आमदनी होती थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। विनय झा इससे पहले अपने भाइयों के साथ दर्शनपुरवा में रहता था। वहां उसका अपना छोटा सा कारखाना था। उसका परिवार काफी दबंग किस्म का था। दबंगई से ही इन लोगों ने पैसा कमाया और फिर उसी पैसे से हौजरी का काम शुरू किया। व्यवसाय अच्छा चलने लगा तो विनय ने इंद्रपुरी में मकान बनवा लिया। पूनम से विनय की शादी कुछ साल पहले हुई थी। पूनम बेहद खूबसूरत थी। पहली ही नज़र में विनय उसका दीवाना हो गया था। उसकी दीवानगी पूनम को भी भा गई। दोनों की पसंद के बाद उनकी शादी हो गई। दोनों ही अपने गृहस्थ जीवन में खुश थे। 8 साल के अंतराल में पूनम 2 बच्चों की मां बन गई। ससुराल में सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पति भी चाहने वाला मिला था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक पूनम को अश्लील मैसेज तथा प्रेम प्रदर्शन वाले फोन आने लगे। पूनम पति का गुस्सा जानती थी। पहले तो उसने पति को कुछ नहीं बताया, पर जब अति हो गई तो मजबूरी में बताना पड़ा। विनय झा ने जब पत्नी के फोन में आए हुए मैसेज पढ़े तो उसकी आंखों में खून उतर आया। जिस फोन नंबर से मैसेज आए थे, विनय ने उस नंबर पर कॉल की तो फोन रिसीव नहीं किया गया।
इस पर विनय गुस्से में बड़बड़ाया, कमीने तू एक बार सामने आ जा। अगर तुझे जिंदा दफन न कर दिया तो मेरा नाम विनय नहीं। गुस्से में कांपते विनय ने पूनम से पूछा, क्या वह तुम्हें फोन भी करता है? हाँ, पूनम ने सिर हिलाया। क्या कहता है? नाजायज संबंध बनाने को कहता है। अब कैसे बताऊं आपको, इसने तो मेरी जान ही सुखा दी है। लो आप दूसरे मैसेज भी पढ़ लो, इनसे पता चल जाएगा कि उसकी मानसिकता क्या है। अच्छा, यह बताओ कि वह तुम्हें फोन कब करता है या मैसेज कब भेजता है? विनय ने पूछा। जब आप घर पर नहीं होते तभी उसके फोन आते हैं। जब आप घर पर होते हो तो न फोन आता है न मैसेज। इसका मतलब यह हुआ कि वह मुझ पर निगाह रखता है। उसे मेरे घर जाने आने का वक्त भी मालूम है। कहते हुए विनय ने मैसेज बॉक्स खोलकर दूसरे मैसेज भी पढ़े। एक मैसेज तो बहुत जुनूनी था। तुम मुझसे क्यों नहीं मिलती? रात को सपने में तो खूब आती हो। मैसेज पढ़कर विनय की मुट्ठियां भिंच गईं। कमीने, तेरी प्यास तो मैं बुझाऊंगा। तू जान क्या देगा, मैं ही तेरी जान ले लूंगा। पति का रूप देखकर पूनम का कलेजा कांप उठा। उसे लगा कि उसने पति को बताकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। विनय ने डरी सहमी पत्नी को मोबाइल देते हुए समझाया, अब जब उसका फोन आए तो उससे बात करना। मीठी मीठी बातें करके उसका नाम व पता हासिल कर लेना। इसके बाद मैं उसके सिर से प्यार का भूत उतार दूंगा। पति की बात पर सहमति जताते हुए पूनम ने हामी भर दी। एक दिन विनय जैसे ही घर से निकला, पूनम के मोबाइल पर उसका फोन आ गया। पूनम के हेलो कहते ही वह बोला, पूनम तुम मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला और न भूलूंगा। याद है हम दोनों की पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? पूनम अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। तभी उसने कहा, 2 साल पहले जब मैं तुम्हारे घर फर्नीचर बनाने आया था। याद है, उस समय मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहा करता था। तुम्हारी खूबसूरती को निहारता रहता था। तुम इतराती इठलाती होठों पर मुस्कान बिखेरती इधर से उधर निकल जाती थी और मैं तड़पता रह जाता था। अच्छा, तब से तुम मेरे दीवाने हो। पागल, तब प्यार का इजहार क्यों नहीं किया? अच्छा, तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अपने बारे में थोड़ा बताओ ना। पूनम खिलखिलाकर हंसी। तुम हंसती हो तो मेरे दिल में घंटियां सी बस उठती हैं। मैं तुम्हारा दीवाना विजय यादव बोल रहा हूं। विजय यादव का नाम सुनते ही पूनम चौंकी। अब उसे उसकी शक्ल सूरत भी याद आ गई। इसके बाद पूनम ने उसे समझाया, देखो विजय, अब बहुत हो गया। मैं किसी की पत्नी हूं, तुम्हें ऐसे मैसेज भेजते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं कह देती हूं कि आइंदा मुझे न फोन करना और न मैसेज करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूनम ने फोन काटा ही था कि उसका पति विनय आ गया। उसने पूछा, किसका फोन था? उसी का जो फोन करता है और अश्लील मैसेज भेजता है। आज मैंने जान लिया कि वह कौन है। पूनम ने विनय को बताया, विजय यादव जो अपने यहाँ फर्नीचर बनाने आया था, वही यह सब कर रहा है। वैसे मैंने उसे ठीक से समझा दिया है, शायद अब वह ऐसी हरकत न करे। विजय यादव उर्फ इंद्र बहादुर के पिता रामकरण यादव रावतपुर क्षेत्र के केशवनगर में रहते थे। रामकरण फील्डगन फैक्ट्री में काम करते थे। उनके 3 बेटों में इंद्र बहादुर मंझला था। वह बजरंग दल का नेता था और प्रॉपर्टी तथा फर्नीचर का व्यवसाय करता था। ब्रह्मदेव चौराहा पर उसकी फर्नीचर की दुकान थी। दुकान पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा कारीगर काम करते थे। इंद्र बहादुर आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ दबंग भी था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां थीं। वह बजरंग दल का जिला संयोजक था। उसकी एक बड़ी खराब आदत थी उसका अय्याश होना। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद वह इधर उधर मुंह मारता रहता था। करीब 2 साल पहले इंद्र बहादुर इंद्रपुरी में विनय झा के घर फर्नीचर बनाने आया था। उस समय जब उसने खूबसूरत पूनम को देखा तो वह उस पर मर मिटा। उसने उसी समय उसे अपने दिल में बसा लिया। उसके बाद वह किसी न किसी बहाने उसके आगे पीछे मंडराने लगा। किसी बहाने से उसने पूनम का फोन नंबर ले लिया। फिर वह उसे फोन करने लगा और अश्लील मैसेज भेजने लगा।
पूनम के समझाने के बाद वाकई कुछ दिनों तक इंद्र बहादुर ने उसे न तो फोन किया और न ही मैसेज भेजे। इससे पूनम को तसल्ली हुई। पर 15-20 दिनों बाद उसकी यह खुशी परेशानी में बदल गई। वह फिर से उसे फोन करने लगा। एक रोज तो विजय ने हद कर दी। उसने फोन पर पूनम से कहा कि अब उससे रहा नहीं जाता। उसकी तड़प बढ़ती जा रही है। वह उससे मिलकर अपने अरमान पूरे करना चाहता है। गुरुदेव चौराहा आकर मिलो। उसने यह भी कहा कि अगर वह नहीं आई तो वह खुद उसके घर आ जाएगा। इंद्र बहादुर की धमकी से पूनम डर गई। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके घर आए, क्योंकि वह पति व परिवार के अन्य सदस्यों की निगाहों में गिरना नहीं चाहती थी। इसलिए वह उससे मिलने गुरुदेव चौराहे पर पहुंच गई। वहां वह उसका इंतजार कर रहा था। पूनम ने उससे घर परिवार की इज्जत की भीख मांगी, लेकिन वह नहीं पसीजा। वह एकांत में मिलने का दबाव बनाता रहा। इसके बाद तो यह सिलसिला ही बन गया। इंद्र बहादुर जब बुलाता, पूनम डर के मारे उससे मिलने पहुंच जाती। इस मुलाकात की पति व परिवार के किसी अन्य सदस्य को भनक तक न लगती। एक दिन तो इंद्र बहादुर ने पूनम को जहरीला पदार्थ देते हुए कहा, मेरी जान, तुम इसे अपने पति को खाने की किसी चीज में मिलाकर खिला देना। कांटा निकल जाने पर हम दोनों मौज से रहेंगे। पूनम जहरीला पदार्थ लेकर घर आ गई। उसने उस जहर को पति को तो नहीं दिया, लेकिन खुद उसका कुछ अंश दूध में मिलाकर पी गई। जहर ने असर दिखाना शुरू किया तो वह तड़पने लगी। विनय उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जिससे पूनम की जान बच गई। विनय ने पूनम से जहर खाने की बाबत पूछा तो उसने सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद पूनम को लेकर इंद्र बहादुर और विनय में झगड़ा होने लगा। दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे। इसी झगड़े में एक दिन आमना सामना होने पर इंद्र बहादुर ने छपेड़ा पुलिया पर विनय के पैर में गोली मार दी। विनय जख्मी होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां किसी तरह विनय की जान बच गई। विनय ने थाना कल्याणपुर में इंद्र बहादुर के खिलाफ भादंवी की धारा 307 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। विनय ने घटना के पीछे की असली बात को छिपा लिया। उसने लेन देन तथा महिला कर्मचारी को छेड़ने का मामला बताया। पुलिस ने भी अपनी विवेचना में पूनम का जिक्र नहीं किया। पुलिस ने इंद्र बहादुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लगभग 10 महीने तक इंद्र बहादुर जेल में रहा। इसके बाद 9 अक्टूबर 2017 को वह कानपुर जेल से जमानत पर रिहा हुआ। जेल से बाहर आने के बाद वह फिर पूनम से मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार पूनम की ससुराल वाले सतर्क थे। उन्होंने पूनम का मोबाइल फोन बंद करा दिया था और घर पर कड़ी निगरानी रख रहे थे। काफी मशक्कत के बाद भी जब वह पूनम तक नहीं पहुंच पाया, तब उसने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत उसने एक लड़की को सेल्स गर्ल बनाकर विनय के घर भेजा और उसके जरिए पूनम को अपने नाम से लिया गया सिम कार्ड और मोबाइल फोन भिजवा दिया। पूनम के पास फोन पहुंचा तो विजय एक बार फिर पूनम के संपर्क में आ गया। अब वह दिन में कई बार पूनम को फोन करने लगा। दोनों के बीच घंटों बातचीत होने लगी। बातचीत में विजय पूनम से एकांत में मिलने की बात कहता था। पूनम ने उसे उसकी शादीशुदा जिंदगी और परिवार की इज्जत का हवाला दिया तो वह पूनम को बरगलाने की कोशिश करने लगा। उसने पूनम को समझाया कि वह अपने पति विनय की कार में चरस, स्मैक और तमंचा रख दे। यह सब चीजें वह उसे मुहैया करा देगा। इसके बाद वह पुलिस को फोन करके विनय को पकड़वा देगा। विनय के जेल जाने के बाद दोनों आराम से साथ रहेंगे। पूनम ने इंद्र बहादुर द्वारा फोन देने तथा बातचीत करने की जानकारी पति विनय को नहीं दी थी। दरअसल पूनम डर रही थी कि पति को बताने से वह भड़क जाएगा और उससे झगड़ा करेगा। इस झगड़े और मारपीट में कहीं उसके पति की जान न चली जाए, क्योंकि इंद्र बहादुर गोली मारकर विनय को पहले भी ट्रेलर दिखा चुका है। इधर पति का साथ छोड़ने और अवैध संबंध बनाने की बात जब पूनम ने नहीं मानी तो इंद्र बहादुर ने एक और षड्यंत्र रचा। उसने पूनम को बदनाम करने के लिए ऋचा झा और राधे झा नाम की फर्जी आईडी से फेसबुक अकाउंट बना लिया। इसके बाद इंद्र बहादुर उर्फ विजय यादव ने पूनम के साथ अपनी अश्लील फोटो फेसबुक पर अपलोड कर इसकी जानकारी उसके पति विनय, परिवार के अन्य लोगों तथा रिश्तेदारों को दे दी ताकि वह बदनाम हो जाएं।
विनय झा ने जब पूनम के साथ इंद्र बहादुर की अश्लील फोटो फेसबुक पर देखी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने पूनम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई विनय को बता दी। सच्चाई जानने के बाद विनय ने इस गंभीर समस्या पर अपने बड़े भाई विनोद झा और भतीजे सत्यम उर्फ विक्की से बात की। विनोद व सत्यम भी फेसबुक पर पूनम अश्लील फोटो देख चुके थे। वे दोनों भी इस समस्या का निदान चाहते थे। गहन मंथन के बाद पूनम, विनय, विनोद तथा सत्यम उर्फ विक्की ने इंद्र बहादुर उर्फ विजय यादव की हत्या की योजना बनाई। हत्या की योजना में विनय ने अपने मामा के साले के लड़के अनुपम को भी शामिल कर लिया। अनुपम गाजियाबाद का रहने वाला था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड था। वह पूर्वांचल के एक बड़े माफिया के संपर्क में भी रहा था। इसके बाद अनुपम ने पूनम, विनय, विनोद व सत्यम उर्फ विक्की के साथ विजय की हत्या की अंतिम रूपरेखा तैयार की और हत्या के लिए एक चापड़ खरीद कर रख लिया। इसके बाद अनुपम वापस गाजियाबाद चला गया। 24 सितंबर 2017 को अनुपम अपने एक अन्य साथी के साथ कानपुर आया और विनय झा के घर पर रुका। उसने इंद्र बहादुर की हत्या के संबंध में एक बार फिर पूनम, विनोद व सत्यम उर्फ विक्की से विचार विमर्श किया। इसके बाद वह उनके साथ वह जगह देखने गया जहां इंद्र बहादुर उर्फ विजय यादव को षड्यंत्र के तहत बुलाना था। शाम 5:45 बजे पूनम झा ने योजना के तहत इंद्र बहादुर को फोन किया। उसने उसी मोबाइल से बात की जो उसने पूनम को भिजवाया था। फोन पर पूनम ने उससे कहा कि वह पति विनय को फंसाकर जेल भिजवाकर उसके साथ रहने को तैयार है, लेकिन इससे पहले वह उसकी सारी योजना समझना चाहती है। इसलिए वह उससे मिलने अरमापुर थाने के पीछे मजार के पास आ जाए। चरस, स्मैक व असलहा भी साथ ले आए ताकि मौका देखकर वह उस सामान को पति की गाड़ी में रख सके। पूनम की बातों में फंसकर इंद्र बहादुर उर्फ विजय यादव अपनी बोलेरो गाड़ी से अरमापुर थाने के पीछे पहुंच गया। यह सुनसान इलाका है। वहां पूनम व उसका पति तथा अन्य साथी पहले से मौजूद थे। इंद्र बहादुर पूनम से बात करने लगा। उसी समय अनुपम ने रेंच से विजय के सिर पर पीछे से वार कर दिया। विजय लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा तो पूनम के पति विनय झा, जेठ विनोद झा, भतीजे सत्यम उर्फ विक्की तथा अनुपम ने उसे दबोच लिया। उसी समय पूनम विजय की छाती पर सवार हो गई और बोली, तूने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत नीलाम कर बदनाम किया है। आज तुझे तेरे पापों की सजा देकर रहूंगी। कहते हुए पूनम ने चापड़ से विजय की गर्दन पर वार कर दिया। गर्दन पर गहरा घाव बना और खून बहने लगा। इसके बाद विनय ने चापड़ से कई वार किए। इसके बाद वे सब उसे मरा समझकर वहां से भाग निकले। चापड़ उन्होंने पास की झाड़ी में छिपा दिया। इंद्र बहादुर गंभीर घायलावस्था में पड़ा कराह रहा था। कुछ समय बाद उधर से एक राहगीर निकला तो इंद्र बहादुर ने आवाज देकर उसे रोक लिया। उसने राहगीर को अपने बड़े भाई वीर बहादुर यादव का नंबर देकर कहा कि वह फोन करके उसे उसके घायल होने की सूचना दे दे। उस राहगीर ने वीर बहादुर को सूचना दे दी। सूचना पाते ही वीर बहादुर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। गंभीर रूप से घायल इंद्र बहादुर ने अपने बड़े भाई को बता दिया कि उसकी यह हालत पूनम झा, उसके पति विनोद, भतीजे सत्यम उर्फ विक्की तथा रिश्तेदार अनुपम व उसके साथी ने की है। यह बताकर विजय बेहोश हो गया। वीर बहादुर ने भाई विजय यादव के बयान की मोबाइल पर वीडियो बना ली थी। वीर बहादुर अपने घायल भाई इंद्र बहादुर को साथियों के साथ हैलट अस्पताल ले गया, पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, इसलिए उसे वहां से रीजेंसी अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बजरंग दल के नेता इंद्र बहादुर की हत्या की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। उसके सैकड़ों समर्थक अस्पताल पहुंच गए। एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा को खबर लगी तो वह भी रीजेंसी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने मृतक के परिजनों व समर्थकों को आश्वासन दिया कि हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मीणा ने अरमापुर थाना प्रभारी समीर गुप्ता को आदेश दिया कि वह शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाएं तथा रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मीणा ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और पोस्टमार्टम हाउस व अस्पताल के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया। एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा का आदेश पाते ही अरमापुर थाना प्रभारी समीर गुप्ता ने मृतक विजय यादव के भाई वीर बहादुर यादव से घटना के संबंध में बात की।
उसने भाई के मरने से पहले रिकॉर्ड किया वीडियो उन्हें सौंप दिया। वीर बहादुर की तहरीर पर पुलिस ने भादमवी की धारा 302 के तहत पूनम झा, उसके पति विनय, जेठ विनोद झा, भतीजे सत्यम उर्फ विक्की, रिश्तेदार अनुपम तथा उसके साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। चूंकि हत्या का यह मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने एक पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें अरमापुर थाना प्रभारी समीर गुप्ता, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा, क्राइम ब्रांच प्रभारी विनोद मिश्रा, सर्विलांस सेल प्रभारी देवी सिंह, कांस्टेबल चंदन कुमार गौड़, देवेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, ललित, राहुल कुमार तथा महिला कांस्टेबल पूजा को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ छापे मारकर 25 नवंबर की दोपहर पूनम झा, उसके पति विनय झा, जेठ विनोद झा तथा भतीजे सत्यम उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन जब पुलिस ने पूनम झा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें इंद्र बहादुर से घंटों बातचीत होने और घटना से पहले भी इंद्र बहादुर से बातचीत होने का रिकॉर्ड सामने आ गया। इसके बाद सख्ती करने पर सभी आरोपी टूट गए और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाया गया चापड़ तथा पूनम ने अपनी साड़ी बरामद करा दी, जो उसने हत्या के समय पहनी थी। पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा के सामने पेश किया। मीणा ने आनन फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों के समक्ष घटना का खुलासा कर दिया। आरोपी विनय ने पत्रकारों को बताया कि इंद्र बहादुर जबरन उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता था। इसके लिए वह पूनम पर दबाव बना रहा था। वह पूनम की मार्फत उसे तथा उसके परिवार को गलत धंधे में भी फंसाना चाहता था। पूनम जब तैयार नहीं हुई तो उसने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पूनम को बदनाम किया। इसी के बाद उसने विजय की हत्या की योजना बनाई और उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने 26 नवंबर 2017 को सभी अभियुक्तों को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। अभियुक्त अनुपम व उसका साथी फरार था। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की अपराध की कहानियां सुनने के लिए हमारी कुम्हरिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और साथ ही लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।